क्या क्या होता है, किस हिसाब से रिपोर्ट सबमिट होती है, एंड ऑफ द डे मैं क्या क्या रिपोर्ट में भेजता हूँ, ड्राइंग किस हिसाब से मेरे पास आती है, फिर मैं उसका क्यूआर ऐप करता हूँ, फिर उसको डिजाइन में भेजता हूँ। तो इस पूरे ब्लॉग में यही मैं कवर कर दूंगा पूरा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मिस्टर भाटी ब्लॉग। दिस इज ब्लॉग नंबर 4 एंड टाइम हो रहा है अभी 11:14। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था 9:30 मॉर्निंग में, और ये 6 बजे तक शाम को चलेगा। तो इस ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि किस हिसाब से मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम में क्या कि इसमें किस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने एक पीडीएफ खोल रखी है, ये दिख रही होगी। ये ऑफ़र हमने दे दिया है क्लाइंट को, उसकी बिल्डिंग 2 बिल्डिंग की, अभी बताऊँगा नेक्स्ट में। तो बाहर तो आज जा नहीं सकते क्योंकि 9:30 बजे के बाद और 6 बजे तक पूरा मैं सिस्टम पे ही काम करता हूँ। कोशिश मैं ये करता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम है तो ये नहीं है कि मस्ती काट रहा हूँ, कहीं घूमने चला गया। नहीं, अगर कोई मेल आता है, क्लाइंट को फ़ोन करता है या कोई कंपनी से मैनेजमेंट कोई मेल डालता है, तो तुरंत मैं कोशिश करता हूँ कि उसे 10-15 मिनट में रिप्लाई तुरंत कर दूँ, या जितना टाइम लगता है उस काम को करने में उतना टाइम हो, और उसके बाद तुरंत फिर मैं फॉरवर्ड कर दूँ नेक्स्ट लेवल पे एक बारी। मतलब डिले नहीं चाहता हूँ, ये नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम है तो डिले कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कल संडे था तो कल मैं घूमने गया था, तो कल वाला ब्लॉग आपने देखा ही होगा, जेवर एयरपोर्ट वाले का। शाम को 6 बजे के बाद फ्री हूँगा। पापा ने कुछ काम बताया, पैसे भी निकाल के लाने हैं, बागपुर का कुछ काम है। तो ठीक है, कवर करते हैं फिर इस ब्लॉग में आगे दिखाऊंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी एक मेल है उस पर रिप्लाई कर दूँगा, और एक ड्राइंग है उसका क्यूआर बना के भेज दूँ। उसके बाद बताऊँगा कि कैसे कैसे प्रोसेस में काम होता है। इस ब्लॉग में कुछ बाहर का जाने का सीन तो होगा नहीं यार, क्योंकि मैंने जैसा अभी बताया कि 9:30 से 6 बजे तक ड्यूटी चल रही है, तो 9:30 से 6 बजे तक की ड्यूटी करूँगा। कोशिश करूँगा 6 बजे के बाद कहीं बाहर जाऊँ, 2-1 काम भी हैं वो भी ख़त्म करने हैं, 6 बजे के बाद ही ख़त्म होंगे। तो इस जैसे कंपनी का लोगो है, ये है बिल्डिंग नंबर 1। बिल्डिंग नंबर 1 में बिल्डिंग की सुपर टेक क्लियर स्पान है। बिल्डिंग की विड्थ दे रखी है, बिल्डिंग की विड्थ दे रखी है 30 मीटर, सेंटर टू सेंटर स्टील कॉलम विड्थ दे रखी है। उसकी जो विड्थ वेज फेसिंग रहेगी 1/30 मीटर तक रहेगा, सेंटर टू सेंटर कॉलम, मतलब क्लियर स्पैन बिल्डिंग है। लेंथ 80 मीटर है, सेंटर टू सेंटर स्टील कॉलम। सेंटर टू सेंटर स्टील कॉलम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक लेआउट, मैं सिंपल सी भाषा में बता दूँ, एक लेआउट है, और यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है। तो इस वाले कॉलम की और इस वाले कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर टू सेंटर कॉलम बोलेंगे। इसके बाद में रूफ स्लोप उसका 1:10 का है। क्लियर हाइट दे रखी है बिल्डिंग की 4 मीटर, ब्रिक वर्क दे रखा है। क्लियर हाइट में 10 मीटर, मतलब ये टेक्निकल है। सुपर टेक सिग्नल स्क्रीन 50 mm, उसमें कैनोपी दे रखी है, फिर कैनोपी की लोकेशन दे रखी है, लेंथ है, कैनोपी की हाइट है। ऐसी बिल्डिंग नंबर 2 है। और ये डिज़ाइन हुई है IS कोड में। बिल्डिंग 2 कोड होते हैं, एक AIS अमेरिकन कोड होता है, एक इंडियन स्टैंडर्ड IS 800/2000 कोड होता है। इसमें डिज़ाइन के लोड दे रखे हैं, रूफ डेड लोड रूफ पे कितना पड़ेगा, लाइव लोड रूफ पे कितना पड़ेगा, किलोमीटर कितने स्क्वायर मीटर में। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं यार, मतलब समझ, जिस बंदे ने ये पढ़ाई की होगी या वो समझ जाएगा। बाकी ठीक है। एप्लीकेबल लोड जो मैंने बताया, प्राइमरी मेंबर जो डिजाइन हुआ है IS 800/LSM विदाउट चैप्टर 12 हुआ है। सेकेंडरी मेंबर डिजाइन हुआ है IS 801/9075 W स्टेट मेथड। जो मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, हम क्लास में जब पढ़ते थे ना, लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्टेट मेथड, जो टीचर हमें पढ़ाता था, तो ये वही है WSM और LSM, लिमिट स्टेट मेथड। विदाउट चैप्टर 12, अगर विद चैप्टर 12 करते हैं तो बिल्डिंग की जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। विदाउट चैप्टर 12 बिल्डिंग का वेट थोड़ा कम आता है। प्राइमरी स्टील, उसके बाद हार्डवेयर लिस्ट, है ना। ये पूरा पढ़ूंगा, समझ में नहीं आएगा, फिर ये देख लो कि बिल्डिंग नंबर 1 कितने की हुई है। सप्लाई प्राइस 1,92,20,605 का है। इसमें इरेक्शन प्राइस अलग है, ये सप्लाई प्राइस है खाली। सप्लाई प्राइस का मतलब ये है कि इसमें सप्लाई रहेगी प्लस में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सप्लाई रहेगा, पूरा मटेरियल। इसमें इरेक्शन प्राइस है, फ्री टोटल है बिल्डिंग नंबर 1। बिल्डिंग नंबर 2 में 78,35,834 का अमाउंट है, जिसमें इरेक्शन प्राइस 6 लाख का है, अप्रॉक्स 7,93,000 है ना। तो 85 लाख की ये बिल्डिंग दी है हमने, तो दोनों टोटल 2,94,00,000 रुपये की बिल्डिंग दी है। तो लिस्ट ऑफ इंक्लूजन में जो हम साइट पे काम करेंगे, लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन जो हम साइट पे काम नहीं करेंगे, है ना, टर्म एंड कंडीशन होती है। इसमें ये हाईलाइट होता है कि ऑफर टुडेज रॉ मटेरियल एनी ऑफ अफेक्टिंग प्राइस द टाइम ऑफ फाइनलाइज सैलरी अकाउंट। अब कभी कभी क्या होता है कि स्टील के प्राइस बढ़ जाते हैं ना, तो आज जो हमने ऑफ़र दिया होगा, मैनेजमेंट ने जो आज ऑफ़र भेजा है, तो क्लाइंट्स को ये लिख दिया है कि टाइम के साथ अगर स्टील के प्राइस बढ़ते हैं तो बिल्डिंग के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। इसमें फिर पेमेंट टर्म दे रखी है, उसके बाद में शिपमेंट सेफ्टी, ये सब कुछ अगर डिटेल पढ़ूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से काम होता है। तो ये जो पूरा ऑफ़र बना है, इसकी पहले ड्राइंग आई थी। तो ये जो ऑफ़र मैंने दिखाया है ना आपको, ये बिल्डिंग की लेंथ, विड्थ, हाइट, ये कौन डिसाइड करता है? क्लाइंट ने आर्किटेक्ट से बिल्डिंग की ड्राइंग बनवाई, उसके बाद उसने लेआउट हमें भेज दिया,
और वो ड्राइंग मेरे पास आती है। उस ड्राइंग को मैं अच्छे से रीड करता हूँ, अच्छे से देखता हूँ सेक्शन कहाँ पे है, बिल्डिंग की क्लियर हाइट कितनी है, रूफ स्लोप कितना दे रखा है, मेंबर्स कहाँ पे दे रखे हैं, कॉलम कहाँ पे दे रखे हैं। तो कहने का मतलब वो पूरा एक क्यूआरएफ होता है, कोड रिक्वेस्ट फॉर्म एक क्यूआरएफ होता है। उस ड्राइंग के हिसाब से मैं उस क्यूआरएफ में डालता हूँ, वो क्यूआरएफ फिर जाता है डिज़ाइन में। उस डिज़ाइन में फिर वो बिल्डिंग डिज़ाइन होती है। कोड मैंने कोड बताया था आपको, 2 कोड होते हैं, AISC कोड होता है और एक अमेरिकन कोड होता है। इसमें भी पार्ट होते हैं 2010, 2016 लेटेस्ट चैप्टर 12 विदाउट इट एंड बाय द वे जो भी है। तो फिर उस हिसाब से वो बिल्डिंग डिज़ाइन होती है। डिज़ाइन होकर जब आती है तो उसे एस्टिमेशन बोलते हैं। फिर वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में आती है कि कितना टनेज बिल्डिंग का आया है, उस हिसाब से बिल्डिंग की कॉस्टिंग होती है करंट रेट पे, स्टील का प्राइस जो करंट रेट पे जो चलता है। उसके बाद में ऑफर बनता है, फिर एक PDF फॉर्मेट पे क्लाइंट हो जाता है। ये वर्क फ्रॉम होम, ये मतलब ये पूरी एक चैन है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ी फास्ट बता रहा हूँ आपको। ये सब प्रोसेस है, बहुत कुछ छूट गया है, बाकी डिटेल में एक वीडियो बना दूँगा। लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। और मैं मेल भी दिखा देता हूँ किस हिसाब से मेल आते हैं, फिर किस हिसाब से ड्राइंग आती है, वो ड्राइंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सेक्शन दिया हुआ है, फिर प्लान दिया हुआ है, प्लान। उसके बाद में ऑटोकैड ड्राइंग है। ऑटोकैड तो मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि माउस है नहीं मेरे पास, PDF में दिखाऊँगा। एलिवेशन में ये ड्राइंग लेआउट दिया हुआ है, तो मैं पहले खोलता हूँ। जैसे प्लान देखते हैं, प्लान में उसने क्या दिया हुआ है हमको। प्लान खुल रहा है अभी, तो उसकी ये बिल्डिंग है। तो मैं अभी जो बता रहा था ना आपको कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, कॉलम टू कॉलम क्या होती है, आउटर टू आउटर क्या होती है। तो पहली ड्राइंग जैसे इसमें दे रखा है कि यहाँ पे कुछ अपना ऑफिस एरिया दिखा रखा है, और ये जो क्रॉस लग रहे हैं ये मेजनाइन दिखा रखा है उसने। तो सेंटर टू सेंटर जो कॉलम यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, विद सेंटर टू सेंटर कॉलम डिस्टेंस बनाती है, तो मिनिमम 8 मीटर तक भी जाती है, 9 मीटर तक भी जाती है। ये डिपेंड करता है कि बेस फेसिंग हमने क्या किस हिसाब से ली है। ये प्लेन है ये प्लेन है उसका ये मेजनाइन फ्लोर का प्लान है, यहाँ पे देख रहे हो आप। उसके बाद में अभी ये रूफ प्लान है उसका। रूफ प्लान में उसने स्काई लाइट दिखा रखी है। ये सामने जो ये स्काई लाइट है, स्लोप 1:10 का दिखा रखा है इसने। बाकी आपको मैं इसका सेक्शन भी दिखा देता हूँ एक। सेक्शन इसमें ये रहा, सेक्शन में ये रहा जो ब्लू कलर के जो कॉलम दिख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर के कॉलम का मतलब ये है कि उसका ये था कि 5 मीटर तक RCC कॉलम था, उसके ऊपर 5 मीटर के ऊपर अपना एंकर बोल्ट है, उसके बाद में अपना स्टील कॉलम था। तो स्लोप इसका 1:10 है। तो ये सेक्शन दिखा रखा है, सेक्शन ये सेक्शन BB है और ये सेक्शन CC है। और उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ एलिवेशन, किस हिसाब से इसका एलिवेशन रहेगा। एलिवेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी। एलिवेशन अलोंग ग्रिड 1 दिखेगा यहाँ पे, एलिवेशन अलोंग ग्रिड A दिखेगा, दिखा है ना। यहाँ पे एलिवेशन दे रखा है ग्रिड 13, ये 13 पे दे रखा है। ये इसकी विड्थ दे रखी है यहाँ पे, इसका फ्रेम ओपनिंग है यहाँ पे, ये फ्रेम ओपनिंग है। और यहाँ पे कुछ ग्लेजिंग इसमें दे रखी है, ग्लास की ग्लेजिंग लगाना चाह रहा है यहाँ पे। ये लूवर्स हैं और स्काई लाइट लगी हुई है यहाँ पे, ये भी फ्रेम ओपनिंग है। यहाँ पे ये गैस लेटर दिखा रहा है। बाकी कैनोपी भी होती है यहाँ पे, बिल्डिंग की क्लियर हाइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये ड्राइंग आई मेरे पास इस हिसाब से क्लाइंट से। फिर मैं इसका एक QRF फॉर्म भरता हूँ। QRF फॉर्म भरने के बाद में फिर ये डिज़ाइन में जाती है, फिर इसका एस्टिमेशन होता है, पूरी डिज़ाइन होती है बिल्डिंग, इस पर कितना लोड है, क्या कोड है, जो मैंने अभी पहले बताया है। तो इस हिसाब से काम होता है। और ये ड्राइंग आती रहती है, हर बार ये ड्राइंग नहीं आती है, कुछ आसानी होती है। कभी कभी कोई ड्राइंग ऐसी कम होती है कि उसमें समझ में नहीं आती है, तो आर्किटेक्ट से बात करनी पड़ती है कि उसने सेक्शन में क्या दिखाया है, एलिवेशन में क्या है, मेजनाइन लोड में मेजनाइन कहाँ पे लिया है। कभी कभी अगर ड्राइंग नहीं समझ में आती है तो बात भी करनी पड़ती है आर्किटेक्ट से। यही होता है इसमें। तो थोड़ा सा पार्ट में आपको कुछ, कल संडे था तो कल क्या हुआ था, तो ये तो हो गई काम की बात, जो कि कैसे किस हिसाब से काम करता हूँ मैं। तो मैं कल का एक किस्सा, कल की एक बात बता दूँ। कल इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी के साथ आपके साथ हो तो क्या कर सकते हैं उसमें। हुआ क्या था कि समरसेबल होती है ना, पानी वाली मोटर, समर के साथ में जब हम उसको नीचे डालते हैं तो सबसे पहले तो पाइप होता है उसमें कनेक्शन, पाइप जाता है उसके साथ में, समर के साथ में। फिर एक वायर होता है सेफ्टी वायर, वो उसके साथ में जाता है। फिर केबल जाता है। हुआ क्या था कि पहले समर का केबल पहले टूटा, सेफ्टी टायर टूटने के बाद में फिर टूटा पाइप, जिसमें वो पाइप से कनेक्टेड, जिसमें पानी आता था मेन समर से, है ना। उसके बाद में फिर वो केबल के सहारे लटक रही थी। एक सेकंड, एक मेल आ रहा है, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। फिर क्या हुआ था, वो फिर मैं यार भैया उसको केबल के सहारे खींचने लगे। फिर क्या हुआ कि वो केबल भी टूट गया, पूरी की पूरी समर बोर में चली गई नीचे। नीचे बोर, जो बोर होता है ना जिसमें समर से पानी आता है, उस नीचे चली गई जाके, और एकदम नीचे जाके लगी, आवाज़ आई ढम सी। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर उसको निकालने कैसे, कुछ तो हमारे पास है नहीं, मोटर तो नीचे चली गई। उसके बाद में क्या किया कि कांटा सरिया स्टील रॉड ली लंबी वाली, और उसके साथ में फिर एक कांटा बनाया, उसमें हुक टाइप में कुछ ऐसे किया। फिर उससे हम बीच में उसमें बोर में डाला। चलो दिखाई देता हूँ कि क्या क्या डाला था उसमें। वैसे धूप आज ज़्यादा है नहीं, मौसम ठीक है, पर काम तो करना ही है।
तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि सबके साथ में ऐसा हो सकता है ना यार, हर किसी के घर में मोटर है। आजकल तो समर ही यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, नल कौन यूज़ करता है। मुझे लग रहा है कि 90% घरों में तो समर ही होती है, समर ही यूज़ करते हैं। तो जिस कांटे की मैं बात कर रहा था मैं दिखा देता हूँ। ये है वो कांटा। इस रोड को इस हिसाब से मोड़ा था एल शेप में, ताकि इसको हम नीचे डालें तो ये मोटर में फंस जाए। और वहाँ पे फिर ये गाड़ी के नीचे दब रही है यार, ठीक है। तो ये सरिया थी, इसमें फिर हमने टूट गया था, ये केबल भी टूट गया था, और एक सेफ्टी वायर होता है, सेफ्टी वायर दिख नहीं रहा, तो ये पूरी मोटर इसके अंदर चली गई थी, कुछ नहीं बचा था। फिर वो कांटे के हिसाब से हमने निकाली, काफ़ी देर के बाद में फंस गई उसमें, सेफ्टी वायर जो छोटा सा टूटा था ना वो उसमें फंस गई, वो निकल गई मोटर। फिर उसके बाद में ये कनेक्शन करके दोबारा से। वर्क फ्रॉम होम में लंच नहीं होता है, लंच भी होता है, तो अभी भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर काम करेंगे। कुछ ड्राइंग आई है, उसका QR भरना, डिज़ाइन में भेजनी है वो, पहले खाना खा